और अच्छा। 21 में मेरा एमटेक हुआ है। आर यू कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज और हिंदी प्रेफरेबली? सर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ। बोथ। ओके ओके ओके। चलिए, आप बांदा से हैं। जी सर। बांदा इज फेमस फॉर, भाई बांदा इज फेमस फॉर? सर बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शजर पत्थर है, जिसके लिए ये जो है फेमस है, जाना जाता है। हाँ हाँ। इसके अलावा सर बांदा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली के रूप में भी विख्यात है। इसके अलावा सर वहाँ पे कालिंजर का किला है, जो कि भारतीय इतिहास में अपना अलग महत्व रखता है। किस लिए कालिंजर किस लिए फेमस हुआ? सर कालिंजर की कई विशेषताएं हैं। इसमें से प्रमुख ये है कि यहाँ पे शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हुई थी। नंबर दूसरा सर यहाँ पे रानी दुर्गावती का जन्म स्थान है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये बताइए, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है? प्राइस अभी स्टेबलाइजेशन क्यों चर्चा में? सर माफ़ी चाहूँगा, इसके बारे में मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा, ओनियन का जो है वो इरेडिएशन क्या होता है? ओनियन का ओनियन को प्रिजर्व करने के लिए कोई आइडिया है आपके पास? सर संभवतः कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग नहीं करते। आलू को तो रखा रहता है, प्याज के लिए अलग टेक्निक है। ठीक है, चलिए। न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, आज की घटनाओं के बारे में बताएं, कुछ नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंक्लूडेड। सर आज का तो नहीं पढ़ के आया मैं। अच्छे, कल कहीं बताइए। कल सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए वारंट जारी करने की बात की थी, और हमास के जो लीडर हैं उनके खिलाफ भी ऐसा वारंट जारी करने की बात की। अभी फिलिस्तीन को नए राष्ट्रों ने, कुछ दो तीन राष्ट्रों ने उसको मान्यता दी है। जी वे सर। कौन कौन से देश हैं? सर आयरलैंड है, स्पेन है, और एक नॉर्वे है सर, शायद मैं श्योर नहीं हूँ। दो का श्योर हूँ, आयरलैंड और स्पेन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा किन किन देशों के साथ अब तक FTA हुआ है, कुछ नाम बता पाएंगे? सर FTA मैं जो अभी याद कर पा रहा हूँ, हाल ही में हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ था। अच्छा, आर यू श्योर कि अभी टॉक्स नेगोशिएशन चल रहे हैं कि हो गया? सर टॉक्स नेगोशिएशन का आइडिया नहीं है, बट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यूरोपियन, मैंने हमने उससे कर लिया है। हाँ सर। FTA से क्या फ़ायदा होता है? सर FTA से जो दो देशों के बीच जो व्यापार और वाणिज्य होता है, उसमें जो बाधाएं आ रही होती हैं उनको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। और उसमें जो बाधाओं को तो ऐसे हम निगोशिएशन से टॉक्स विथ, लेकिन FTA में, एग्रीमेंट में किन किन बातों पर फोकस किया है? सर एक तो यह किया जाता है कि यदि किसी देश से कोई भी माल दूसरे देश में जा रहा है तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। और इसके अलावा यानी इम्पोर्ट ड्यूटी को हम क्या कर देंगे, नहीं लेंगे? सर शायद ऐसा होता है कि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ अभी FTA में कि क्या इसकी ऐसे तो अगर भारत सभी देशों के साथ अगर FTA कर ले तो सब जगह जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी हो जाए। सर जीरो तो नहीं होता होगा, जिसको बैलेंस करना होता होगा कि किसका कितना। और भारत से भी जाएगा तो जीरो हो जाएगा सर उस कंट्री। श्योर। श्योर। चलिए, कितने फेज तक का इलेक्शन अब तक हो चुका है? सर 5 फेज तक हो चुका है। अच्छे, 5 फेज। 5वें फेज की क्या विशेषता रही? सर 5वें फेज में सर मेरे गृह जनपद का ही मतदान हुआ। आपके रीजन पर भी? हाँ सर। अच्छा, बांदा में। अच्छा। अभी आप देखिए कि RBI से संबंधित आर्थिक क्षेत्र में कुछ न्यूज़ है। RBI ने भारत सरकार को अपने लाभांश देने की बात की। कितना लाभांश है, डिविडेंड जो है? सर लाभांश का मुझको नहीं पता है अमाउंट क्या है, लेकिन जो इसके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सरप्लस अमाउंट होगा वही गवर्नमेंट को देने की बात करेंगे। अच्छे, देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्रीय बैंक है, और वो जो है वो उसके बारे में आपका। अच्छा, चलिए, EPFO में कितने इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में कितने नए लोग जुड़े हैं? इस फाइनेंशियल ईयर में सर एग्जैक्ट डाटा मुझे कितने टोटल सब्सक्राइबर हैं? टोटल इसके सर
27 करोड़ इसमें अच्छा। लगभग अकाउंट है। तो हर एक साल कितने लोग जोड़ता है? कुछ जोड़ता है कि छोड़ देता है? नहीं जोड़ता है? नए लोग जोड़ते हैं? जुड़ते हैं सर, डेली बेसिस पे इसमें लोग जो है जुड़ रहे हैं। कोई भी अगर कर्मचारी है वो किसी भी प्रतिष्ठान में यदि जॉब पाता है तो उसको उसके लिए ये मैंडेट है कि उसको EPFO का सदस्य बनना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी MPC की जो बैठक हुई, उस बैठक में लास्ट जो हुई है, उसमें कितने रेपो रेट क्या रखा गया? सर वो तो 6.5। स्पोर्ट्स आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है डायरी राइटिंग। अच्छा, डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग जो है उसमें कोई अभी तक आपने कोई फेमस किसी का डायरी राइटिंग पढ़ा है? सर मैंने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पढ़ी थी, हम्म। कि एनी फ्रैंक की है, हम्म। जो विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्धि हासिल करने वाली डायरी है। अच्छा, किसी भारतीयों का नहीं पढ़ा? भारतीयों का सर पढ़ने का भी ऐसा अवसर नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे डायरी, ये तो भारतीय संस्कृति से आपका अलगाव दिखाता है। सर ये भारतीयों अलगाव में नहीं भी दिखा। काफ़ी लोगों ने लिखा है। सर चूँकि ये मेरी हॉबी है तो मैं अपने हॉबी में काम करता हूँ। लेकिन बाहरी ही ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन सर नहीं, वो मैंने डायरी ऑफ यंग गर्ल इसलिए पढ़ी क्योंकि ये विश्व वर्ल्ड लेवल की और सबसे ज़्यादा फेमस डायरी थी, इसलिए मैंने इसको पढ़ना। अच्छा, पढ़ने तो की- उससे क्या आपने कुछ ऐसे 2 लेसन बताइए जो कि वो आपने सीखा हो, या उसके हॉबी से आपका EPFO में क्या कुछ आप उसका यूज़ कर पाएंगे कोई चीज़? सर जो ये मेरी ये जो हॉबी है डायरी राइटिंग, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टूल है। हम किसी भी संगठन में यदि काम करने के लिए जाते हैं तो ये वहाँ पे हमारी हेल्प करेगी। ये हमको एक प्लान्ड मैनर में पूरी प्रोग्रामिंग अपनी पहले से हमारा असेट हो जाता है कि हमको नेक्स्ट डे क्या काम करना है, हम उसमें अपने टारगेट को कुशलता से अचीव कर सकते हैं। और इसमें एक विद्वान आदमी ने इसमें बात कही है कि यदि मुझको 6 घंटे दिए जाएं किसी पेड़ को काटने में तो मैं उसके लिए 4 घंटे अपने आरी की धार को तेज़ करने में लगाऊंगा। तो डायरी वही काम करती है सर, कि ये हमको शार्प करती है पहले, और हमारी प्लान जब स्ट्रेटेजी एकदम सेट हो जाती है तब हम उसको ज़्यादा बेहतर उसका क्रियान्वयन कर पाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में कुछ न्यूज़ बताइएगा भारत के लिए अभी जो चल रहे हैं खास विशेष? सर माफ़ी चाहूँगा, स्पोर्ट्स में कम रुचि रखी। अच्छा, रुचि कम है, ऐसा क्यों? खेल देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? सर बहुत महत्वपूर्ण है खेल, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत रहा है कि शुरुआत से ही मेरा पढ़ाई का क्योंकि ऐसा सिलसिला रहा कि इन सब चीज़ों के लिए मैं टाइम नहीं देता। क्वेश्चन से जी, थैंक यू। विवेक, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? बढ़िया। ठीक है विवेक, जैसा एज यू सेड, सर साहब ने बोला अभी कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कल ही परसों की ही बात है सॉरी, लाभांश पे आउट, डिविडेंड पे आउट डिक्लेयर किया है। आपने कहा कि उसका डेटा मालूम नहीं है, डेटा हम आपको बता देते हैं। 2.11 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़, ये तो डाटा है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डिविडेंड क्यों देता है? माफ़ी चाहूँगा, इसके बारे में एग्जैक्टली मुझे जानकारी नहीं है। तो डिविडेंड पे आउट के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक का ऑफ इंडिया का ये डिविडेंड पे आउट गवर्नमेंट को देने का क्या कोई नियम था, या सिर्फ अपने मन मर्जी से दे दिया करता है? कुछ एक लॉजिक लगाइएगा, अगर इसके पीछे आइडिया है तो बताइएगा। नहीं है, चलिए नेक्स्ट। पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ आ रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, निकल रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, डाउन भी जा रहा है। और आज तो हालत ये थी कि 75,400 कुछ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ऊंचा जा चुका है। कहा भी जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा जो लगा रहे हैं वो निकाल रहे हैं, लेकिन उसका भी असर नहीं हो रहा। जो विदेशी लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फिर भी उसका असर नहीं हो रहा। हमारी डोमेस्टिक मार्केट ऊंची जा रही है, इसके पीछे कोई कारण है, आप बता पाएंगे? सर ये जो FPI के जाने के बाद भी यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ रहा है, नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है काम किया है। बहुत अच्छा, और हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है। ठीक।
यहाँ के स्थानीय लोग यहीं की इकोनॉमी को चला रहे हैं। यही कारण है कि जो एफपीआई है अगर वो हट भी गया है तब भी उसका नकारात्मक असर नहीं देगा। क्या आपको लगता है कि जो डिविडेंड पे आउट है इसका भी कोई असर हुआ है लोगों की मनस्थिति पर इन्वेस्टमेंट करने में? असर मैं इस टर्म को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको अगर हिंदी में आप बताते तो मैं शायद इसको लाभांश पे आउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में जब इसकी फॉर्मेशन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उस समय एक एक्ट है चैप्टर 4 में कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वह जो भी लाभांश होगा, साल में जो भी फायदा होगा, जो सरप्लस मनी होगा उसमें से वह सरकार को देगा। इस लाभांश पे आउट से क्या स्टॉक मार्केट के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट करने पर कोई असर हुआ है? कोई बात नहीं। मेरा अगला सवाल है, आज थोड़ा सा हम अर्थव्यवस्था भी बोल रहे हैं। ये गोल्ड पिछले दिनों 17% का एक सालाना रिटर्न दिया है सभी देशवासियों को भारत में, और चांदी ने उससे भी ज़्यादा दिया है। आखिर ये इतना परसेंटेज गोल्ड में लोग क्यों पैसा लगाना पसंद करते हैं और कब लगाया जाता है गोल्ड में? सर गोल्ड में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जी, उसका प्राइमरी रीज़न ये होता है कि इसमें बदले में हमको एक एसेट मिल जाता है, ठीक है। सोने के रूप में एक फिजिकल एसेट जो है हमको प्राप्त होता है। तो लोगों के मन में ये रहता है कि यदि हम पैसा इसको कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, और यदि हमारे पास जो है फिजिकल एसेट है तो वो हमारी मर्जी के ऊपर रहेगा कि हमको जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तब हम उसको आगे सोल्ड आउट आपने फिजिकल की बात करी, आप बता पाएंगे कि फिजिकल डेफिसिट की क्या परिभाषा है, अगर एक लाइन में बताना चाहें तो? सर फिजिकल डेफिसिट से तात्पर्य है कि सरकार की जो भी इनकम है, हाँ, जो उसका व्यय है, जो उसका डिफरेंस है, उसका वो डिफरेंस। फिजिकल डेफिसिट। चलिए, मेरा एक सवाल और है, आखिरी सवाल मेरा। ईपीएफओ जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। वह कौन से 3 ऐसे अकाउंट है, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो ईपीएफओ मैनेज करता है एम्प्लॉयज़ के लिए? सर ईपीएफओ 3 स्कीम अपने द्वारा जो चलाता है। जी, पहली स्कीम का नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। हाँ, दूसरी स्कीम है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम बहुत 1956। अच्छा। हाँ, तीसरी है ईडीएलआई 1976। बहुत अच्छा। बस एक सवाल हो रहा है मेरा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो दिया जाता है ईपीएफओ द्वारा, ये इसका मकसद क्या है देने का, उसका क्या फ़ायदे होते हैं एक एम्प्लॉय को? सर जो ये यूएन का कॉन्सेप्ट है जी। 2014 में आया है। ठीक। इसके पहले तक ये होता था कि यदि कोई कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में काम करता है तो उसका पीएफ नंबर कुछ दूसरा होगा, और यदि वो स्विच करता है किसी दूसरी कंपनी में तो उसको एक नया पीएफ नंबर मिल जाता था। ठीक। ऐसे केस में उसे क्या करना होता था कि पुराने पीएफ नंबर का जो भी पैसा होता था वो इसमें ट्रांसफ़र कराना पड़ता था। यूएन का कॉन्सेप्ट आ जाने से यूएन का तात्पर्य यह है कि ये एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंतर्गत कई सारे पीएफ अकाउंट जो है ओपन हो सकते हैं सेम एम्प्लॉय के। बहुत अच्छा, थैंक यू। जी सर। चलिए, विवेक गुप्ता जी, आप बांदा से हैं। हाँ जी सर। तो सबसे पहले आपने, जैसे सर ने पूछा कि वाई बांदा इज फेमस फॉर, तो आपने कहा तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास बताया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि तुलसीदास के अतिरिक्त वहाँ पे एक बहुत बड़े कवि थे आपके यहाँ के, हैं? मैंने पढ़ा है उनके बारे में, आप बता सकते हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी से शायद और पद्माकर कवि हुए हैं। हाँ, पद्माकर, ठीक है। आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, हाँ जी सर। आपने फिर इस फील्ड को क्यों चुना? सर सिविल इंजीनियरिंग जब मेरी कंप्लीट हुई तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ही कब कंप्लीट हुई थी job आपकी? सर 21 में मेरा बीटेक हुआ है। ठीक और है। नहीं 21 में मेरा सर 21 वो हुआ है, क्या कहते हैं, एमटेक हुआ है। MTech। 19 में मेरा बीटेक हो गया था। तो ये जब मैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तभी सर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। ठीक है। और तब 2020 में ईपीएफओ की वैकेंसी आई थी, तब मैंने इसका सर एक बार एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे इसके एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ गया था, लेकिन तब मेरा चयन नहीं हो पाया था। ठीक। तो मेरा ये सर दूसरा प्रयास है। तो मुझे लगता है सर अगर मैं इंजीनियरिंग के सेक्टर में जॉब करता हूँ तो वहाँ मुझे कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी का जो अभाव दिखता है, फाइनेंशियल आपने सिक्योरिटी। तो MTech किया है उससे? हाँ सर एमटेक किया है मैंने, लेकिन मैं जो प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था। ठीक। तो प्राइवेट फर्म में जॉब मतलब आप करने में- सोशल सेक्टर में जाएंगे? जी सर। हाँ, चलो।
अगर आपसे पूछा जाए कि EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, तो भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत है? सर ये रोजगार एवं श्रम मंत्रालय है, रोजगार और श्रम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर है। ये किस प्रकार का बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या EPFO हाँ। सर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये क्या होता है? संवैधानिक संस्था है सर ये। कोई जो असंवैधानिक संस्था होती है ये सांविधिक। हाँ सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है, ये किसी एक्ट के माध्यम से बनाई जाती है। अच्छा, तो वैधानिक नहीं है जी सर। ये, लीगल जो है, जो होता है ना वैधानिक और एक होता है सांविधिक। तो आपने कहा कि ये सांविधिक संस्था है, ये वैधानिक नहीं है। सर वैधानिक से मैं इसका मतलब नहीं समझा, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है, अच्छा, ठीक है, एक्ट के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अभी वर्ड बहुत चर्चा में है, ऑटो मोड सेटलमेंट। आप ही लोग से रिलेटेड है, इसी सेक्टर से रिलेटेड है। ये क्या है? ऑटो मोड सेटलमेंट क्या है? जी सर, ये एक डिजिटल प्रक्रिया है। पहले क्या होता था, क्लेम सेटलमेंट के लिए जो कर्मचारी होते थे उनको विभिन्न प्रकार के फॉर्म फिल करने होते थे और वो पेपर वर्क होता था। और जब से डिजिटल क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस आया है, इसमें कोई व्यक्ति अपने पोर्टल के माध्यम से, यूनिफाइड पोर्टल के माध्यम से यदि अपने क्लेम को रजिस्टर करता है तो वो ऑटोमेटिक ही स्टेज बाई स्टेज वो जो है उसका प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है और वो सेटल हो जाता है। अभी EPFO EPF जो है उससे रिलेटेड जो है सरकार ने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड किया है ऑटो मोड सेटलमेंट के अंतर्गत। वो फैसिलिटी क्या है? कुछ चेंजेस किया है सरकार ने, कुछ इंक्रीज किया है, क्या है? एक सर इसमें नॉमिनेशन का जो है अभी हाल में ही चलाया है, नहीं पता। मल्टी लोकेशनल क्लेम सेटलमेंट की सर आप बात कर रहे हैं जहाँ तक। चलिए बताइए कि अभी सरकार में क्या है कि जो मृत्यु दावा है, डेथ क्लेम है, उसको बहुत जो है इजी बना दिया, आसान बना दिया है। इसके बारे में आप पढ़ें। मतलब EPF ने मृत्यु दावे को बहुत ही सहज बना दिया, सरल बना दिया। वो क्या है, किस प्रकार से सरकार द्वारा इसको आसान बनाया गया, वो सुविधा सरकार द्वारा क्या प्रदान किया गया? सर इसके लिए सर एक लाइफ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जीवन प्रमाण। उसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक का यूज़ किया है EPFO ने। इसके माध्यम से कोई भी कर्मचारी अपने घर में ही मोबाइल से ही फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र उसमें जमा कर देता है। उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इस केस में उसके नॉमिनी को उसका लाभ मिल जाता है। अभी तो सर मैं यही याद कर पा रहा हूँ कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक